हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक ठाकुर और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि मतलब जो बीम का हमारा कॉन्सेप्ट है क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ हम बीवीएस कर रहे हैं इसका। तो व्हाट इज़ द बीवीएस? जो हमारी साइड पे जो हमारे पास जो रेनफोर्समेंट है उसको हम किस तरह से कटिंग लेंथ, उसकी क्या कटिंग लेंथ है और किस प्रकार से उसको बेंड कराना है अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, जो हमारे रिक्वायर्ड शेप है उसके हिसाब से उसकी कटिंग लेंथ निकालना और बेंडिंग कराना और कटिंग लेंथ ऑफ बार, साइज ऑफ बार और मार्किंग ऑफ बार और मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ बार, इस सभी का एक शेड्यूल बनाना ही हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल कहलाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ बीम में क्यों हम टॉप एक्स्ट्रा देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्यों हम टॉप एक्स्ट्रा देते हैं, क्यों हम बॉटम में ज़्यादा बार देते हैं अकॉर्डिंग द जो हमारे ऊपर से ज़्यादा क्यों देते हैं, हम इसको समझेंगे थोड़ा। तो आप देख सकते हैं तब जब हमारे बीम पर जब लोड आएगा तो बीम इस प्रकार से, जैसे कि मेरी ये है, तब मैं यहाँ से लोड लगाऊंगा तो इस प्रकार से झुक जाएगी। तो यहाँ टेंशन जोन आएगा और यहाँ भी ये यहाँ से, और ये जो हमारा यहाँ है कॉलम का जो सपोर्ट है यहाँ से उखड़ना चाहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होगा और यहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होगा। तो इसको रजिस्ट करने के लिए इसीलिए हम नीचे एक्स्ट्रा बार देते हैं ऊपर के उस अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हम टॉप एक्स्ट्रा लगा देते हैं कि इस ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मूवमेंट रेजिस्टेंस कर सके। हम पूरे में क्यों नहीं दे रहे कि कोई भी सेक्शन हम अपना इकोनॉमिकल बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको पूरे में ना ले जाकर L/3 तक इसका नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट का असर रहता है। सिर्फ इतने ही में ही देते हैं जिससे हमारा सेक्शन है वो इकोनॉमिकल रहे और मतलब कि हमारे जो कॉस्ट है एक प्रॉपर वे में आ पाए। अब हम देख सकते हैं कि अब हम देखेंगे कि कहाँ हम लैप दे सकते हैं और कहाँ हमको लैप नहीं देना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम टॉप में देख रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होगा तो यहाँ टेंशन जोन है, और यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होगा तो यहाँ भी टेंशन जोन है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कंप्रेशन जोन है। टेंशन जोन में हम कभी भी लैप नहीं दे सकते क्योंकि टेंशन में हमारा पहले से ही जो हमारा वीक होता है हमारी कंक्रीट, और हम सिर्फ स्टील डाल रहे हैं वहाँ रजिस्ट करने के लिए। अगर हम वहाँ पर लैप दे देंगे तो वहाँ से उखड़ने के चांसेस, उसको खुलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और अगर हम बीच में देंगे जहाँ पर कंप्रेशन आ रहा है, क्योंकि कंप्रेशन में तो हमारी कंक्रीट पहले से ही बहुत अच्छी है, इसीलिए हम यहाँ जब भी लैप देते हैं कंप्रेशन में देते हैं। तो और जब हम नीचे कभी हम टॉप बॉटम पे हम जब कभी भी लैप देने की बात आएगी तो हम यहाँ लैप दे सकते हैं, यहाँ लैप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ लैप नहीं दे सकते क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा है और इसी को रजिस्ट करने के लिए हमने यहाँ स्टील डाला हुआ है, इसीलिए हम यहाँ कभी भी लैप नहीं दे सकते कभी भी। और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि यहाँ से कभी भी हम सपोर्ट के पास, मतलब कि जो जॉइंट है वहाँ के पास लैप नहीं देंगे, क्योंकि जॉइंट वहाँ से आया है तो वहाँ यहाँ पर शियर फोर्स जनरेट हो रहा है और शियर फोर्स के कारण वहाँ से कटान हो सकता है। इसीलिए हम कुछ दूर छोड़ के तभी हमको यहाँ लैप देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से लैप कितना देते हैं, 2D देते हैं। अब ये 2D क्या है, 2 हम एक फैक्टर है और D क्या है जो इफेक्टिव डेप्थ होती है। टोटल कॉलम में से मैं करूंगा कवर माइनस, फिर करूंगा स्टीरअप्स को माइनस, और हाफ डाया ऑफ मेन वार जो मेरी बॉटम में लगी है उसको मैं माइनस करूंगा, ठीक है। तो मेरी डी की वैल्यू मिल जाएगी और 2 एक फैक्टर है जिससे मैं गुणा करूंगा। ये हमको IS कोड ने बताया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं किसी भी मेन वार की, और जो हमारी टॉप एक्स्ट्रा वार लगी है इसकी कटिंग लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक होता है LD, यानी कि इसको एंकरेज लेंथ भी बोलते हैं और डेवलपमेंट लेंथ भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर LD दिया गया है जो हमारी एंकरेज लेंथ भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि कभी भी जब बीम में हमारा लोड आएगा अगर यहाँ से एंकरेज नहीं होगा, ढंग से बंधा हुआ नहीं होगा, तो वो नीचे जाने के फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा एंकरेज करते हैं जिससे हमारा ढंग से हमारे कॉलम में लोड डिस्ट्रीब्यूट हो पाए और हमारा जो बीम है अपनी अवस्था से इधर उधर ना जाए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक आया हूँ तो मैंने इसकी जो वैल्यू होती है 50D लेते हैं, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 50D ले लिया क्योंकि 50, और जो मेरा मेन बार है, जो मेरी टॉप बार है उसका जो डाया है यहाँ लिख रखा है 12 mm है, ठीक है। तो 50 × 12 लिख लिया मैंने। अब क्या है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की कैलकुलेशन में आ गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझको 3750 दे रखा है। अब 3750 दे रखा है यहाँ तक, तो मैं यहाँ पे आ गया
अब मुझको क्या है, ये मैंने दो बार कैलकुलेट कर लूंगा। अगर मैं एक बार तो मैंने 50D में यहाँ कैलकुलेट कर लिया यहाँ तक, अब मैं यहाँ से मैंने उसको दोबारा किया इसको तो दोबारा मतलब कि कैलकुलेट हो गया। तो इसी के लिए मैंने ये 400 माइनस कर दिया, 200 इधर से 200 इधर से, यानी कॉलम का जो हाफ है मैंने इधर से माइनस कर दिया, इधर से माइनस कर दिया। फिर क्या है, मैं यहाँ पर आगे खड़ा हो गया। फिर क्या, मुझे फिर 50D लेना पड़ेगा, तो मैंने फिर 50D ले लिया। अब क्या है, इसमें बैंड डिडक्शन होता है। बैंड डिडक्शन क्या होता है, जब हम किसी भी सरिया को मोड़ते हैं तो वो ना अपनी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब मोड़ते हैं तो डक्टाइल प्रॉपर्टी के कारण वो बढ़ जाती है, तो इसीलिए हमको थोड़ा डिडक्शन करना पड़ता है। तो अगर हम 90 का कोण बन रहा है तो जो डिडक्शन की वैल्यू लेते हैं वो 2D लेते हैं। और अगर हम और भी वैल्यू होती हैं आगे, अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू होती हैं। तो यहाँ एक तो मेरा बैंड यहाँ आ रहा है, एक मेरा बैंड यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने 2 यहाँ लिख लिया, और 90 के लिए 2D वैल्यू होती है तो 2 यहाँ लिख लिया, और दाया ऑफ बार मेरा कितना है, 12 है, तो मैंने यहाँ 12 लिख दिया। इस प्रकार मेरी जो कैलकुलेशन आई वो ये आ गई, ठीक है। मेन बार की कटिंग लेंथ मैंने ऐसे निकाल ली। इसी प्रकार मैं टॉप एक्स्ट्रा की कटिंग लेंथ निकालूंगा। तो यहाँ पर फिर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 12D में मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मतलब कि वो है लेंथ है वो 1250 mm है। ये यहाँ पर L/3 ली जाती है। जो क्लियर स्पान है हमारा उसकी L/3 लेंगे, जो भी आपका क्लियर स्पान हो उसका L/3 आप ले सकते हैं। तो मेरा एक L/3 मेरा 1250 आया। मैंने 1250 में से, क्योंकि मेरा 2 बार कैलकुलेट हो गया, क्योंकि मैं 50D में एक बार कैलकुलेट यहाँ तक कर चुका हूँ, फिर मेरा 2 बार कैलकुलेट हो गया, इसीलिए मैंने 200 माइनस यहाँ पर कर दिया, यानी कॉलम का हाफ मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ क्या है, एक ही बैंड आया है मेरा, खाली 90 का एक बैंड आया है, तो एक मैंने यहाँ लिख दिया, और 90 के लिए 2D वैल्यू लेते हैं तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया, और डाई ऑफ बार से मैंने गुणा कर दी। तो इस प्रकार मेरी जो कटिंग लेंथ वो मेरी आई ये मेरी आई 1626 mm, ठीक है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टीरअप। नंबर ऑफ स्टीरअप आपको पता है, कभी भी हम कॉलम में तो स्टीरअप डालेंगे नहीं ना, हम इधर कॉलम में स्टीरअप डालेंगे, तो हम क्लियर स्पान में ही हम स्टीरअप डाल सकते हैं। तो क्लियर स्पान पता करने के लिए अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉलम के सेंटर से कॉलम के सेंटर टू सेंटर जा रहा है, तो ये इफेक्टिव स्पान हो गया। अब मुझको ये क्लियर स्पान में बदलना है, तो मैं इधर से 200 mm माइनस कर दूंगा, इधर से 200 mm माइनस कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पर मेरा क्लियर स्पान आ जाएगा। क्लियर स्पान अब तुमने यहाँ देख रखे हो कि यहाँ 130 mm सेंटर टू सेंटर मेरी स्पेसिंग है। इस बार की जो मेरी स्टीरअप्स है, इसकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 130 mm है। मैंने 130 mm से इसको भाग कर दिया और प्लस में 1 कर दिया, तो ये मेरी नंबर ऑफ स्टीरअप्स 27 आ गई। और कभी भी हम जब स्टीरअप्स लगा रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी उसका जो हुक है ऊपर रखना चाहिए, कभी भी हुक नीचे नहीं रह देना चाहिए। क्योंकि जब उस पर लोड आएगा, अगर नीचे दे रखा होगा तो वहाँ से खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और हमेशा जो हमारे स्टीरअप्स है उसको जो आप बेंड करें तो 135 डिग्री पर ही बेंड करें, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके खुलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर आप 90 डिग्री पर बेंड करोगे तो उसके खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि इसका वेट कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, मैं एक बार का वेट निकाल के आपको समझा रहा हूँ कि देखिए, एक बार मैंने यहाँ ले ली, कटिंग लेंथ मेरी कितनी आई थी, ये आई थी, मैंने इसको मीटर में चेंज कर लिया, 4.502 मेरी मीटर में चेंज कर लिया। फिर अब मेरा 12 mm की बार थी, 12 mm का यूनिट वेट क्या होता है, 0.888 होता है, उससे मैंने गुणा किया तो मेरा 1.245 kg आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर 2 ऊपर बार हैं, 3 नीचे बार हैं, ठीक है। तो मेन बार की अगर मैं पूरी निकालना चाहूँगा कितनी केजी मुझको बार मंगानी पड़ेंगी अपनी साइड पे, अगर मैं इस कॉलम को कास्ट कराना चाहता हूँ, इसके लिए सरिया मंगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 5 लिख दूंगा, गुणा में 4.502 कर दूंगा, और यूनिट वेट भी यही रहेगा, और मेरी टोटल केजी निकल के आ जाएगा। और टॉप एक्स्ट्रा का अगर आप टॉप एक्स्ट्रा का भी केजी में निकालना चाहते हैं तो टॉप एक्स्ट्रा का मेरी जो मतलब कि कटिंग लेंथ आई थी वो ये आ रखी है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे एक ही के लिए निकालना है, तो मैं यहाँ बंद करूँगा और यहाँ पर उसकी कटिंग लेंथ लिखूँगा 1.626 और गुणा में यूनिट वेट करूँगा। जो मेरा यूनिट वेट का आएगा, यूनिट वेट मतलब कि जो मेरी टॉप एक्स्ट्रा वाल लगी हुई है वो किस डाया की लगी हुई है, वो मैं यहाँ पर उसका यूनिट वेट लिखूँगा, और उससे मैं अपना निकाल लूँगा कि कितनी केजी हैं। और मैं अगर मुझको 10 टॉप एक्स्ट्रा निकालनी है तो मैं 10 लिखूंगा, अगर मुझको 20 टॉप एक्स्ट्रा निकालनी है तो मैं यहाँ 20 लिखूंगा, कटिंग लेंथ लिखूंगा और यूनिट वेट लिखूंगा। इसी प्रकार हम उसको निकाल सकते हैं। थैंक यू।
आई होप बीम का कटिंग लेंथ निकालने का प्रोसेस और ये जो मैंने आपको बताया था कहाँ लैप देना है, कहाँ हमारा टेंशन जोन होता है, कहाँ कंप्रेशन जोन होता है, ये सब चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।